अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं जॉन नावल का पार्ट नंबर 23 स्टार्ट करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोबारा आंख उस वक़्त खुली जब राबिया उठी थी, मगर उसके उठने के बावजूद मैं लेटी रही। फिर जब काफ़ी देर बाद उठकर बाहर आई तो घर में अफरा तफरी का समा था। मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। सहन में चारपाइयाँ बिछा दी गई थी जहां आने वाली औरतें बैठी थी या बैठ रही थी। राबिया की भाभियाँ और बहनें भी तैयार हो चुकी थी और मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी। एक एक औरत से वो गले भी मिल रही थी, जबकि राबिया अभी वैसे ही घूम रही थी। मुझे देखा तो जल्दी से कहा, अरे आप तो हमारी खास मेहमान हैं, आप तो तैयार हो जाएं, आपसे तो सब भी मिलना चाहेंगे और आप अभी तक तैयार ही नहीं हुई। आप खुद भी तो तैयार नहीं हुई। और ताशा कहाँ है? मैंने पूछा। वो अपनी खालाओं के पास है। जब यहाँ आती हूँ तो वही ताशा को संभालती हैं, मैं तो आराम से बैठी रहती हूँ। यही 4 दिन तो होते हैं मेरे आराम करने के। उफ, ये रकीया अभी तक नहीं आई। वो बातें करते करते बुड़बड़ाई। रकीया कौन है? मैंने पूछना ज़रूरी समझा। है एक। अरे लो, वो आ गई, राबिया ने कहा। तो मैंने देखा वही औरत थी जो उस रात तनवर पर रोटियां लगा रही थी। ये मुलाजमा है आपकी? मैंने पूछा। नहीं तो, राबिया ने जल्दी से कहा। आपसे किसने कहा कि ये नौकर हैं? उस दिन रात को ये अकेली तनवर पर रोटियां लगा रही थी और मेरा ख्याल है बहुत सारे दूसरे काम भी उन्होंने किए थे। बर्तन भी साफ़ किए थे और आपकी भाभी के साथ मिलकर सफाई भी की थी। इसलिए मेरी बात सुनकर राबिया ने दुख भरे लहजे में कहा, आयशा, ये मेरी फुप्पो की बेटी हैं। शोहर की वफ़ात के बाद भाई के घर रहती हैं। हमारे साथ ही तो उनका घर है। बाकी अगर आप काम की बात करती हैं तो चूँकि फ़ारग ही होती है इसलिए। वैसे भी यहाँ इस किस्म की तकरीब में सारी अपनी औरतें ही काम करती हैं और रकीया तो काम करने की कुछ ज़्यादा ही शौकीन है। ये तो खैर हमारा घर है, ये जहाँ भी जाती है काम खुद तलाश कर लेती है या फिर काम इसको तलाश कर लेता है। वो हंसने लगी। कोई बच्चा नहीं है? मैंने अपने दुख के हवाले से पूछा कि बेवा तो मैं भी थी और बेवा की अहमियत क्या होती है इस बात से मैं अच्छी तरह आगाह थी। एक बेटा है लेकिन वो तो माशाल्लाह बड़ा है। तभी रकीया हमारे करीब पहुंच चुकी थी। मुझे देखते ही उसने सलाम किया और साफ उर्दू में कहा, कल आपसे मिल ना सकी। असल में भाभी वापस आ गई थी और वो मीना की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए आपसे ना मिल सकी। ठीक तो हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने अपनायत से कहा। तो राबिया बोली, चलिए अब तो मिल लिया ना तुमने। मगर वो राबिया को नज़रअंदाज करते हुए मुझसे मुखातब थी। आपसे मिलने का मुझे बहुत शौक़ था। राबिया की ज़बानी आपके बारे में सुन रखा था तो मिलने का बड़ा इश्तियाक था, वो कह रही थी। और मैं सोच रही थी मुझसे मिलने का शौक़ भला कैसा? शायद दर्द मुश्तरक था हमारा। वो भी बेवा थी और मैं भी बेवा थी। फ़र्क तो सिर्फ ये कि मेरा बेटा मर गया था जबकि इसका बेटा ज़िंदा था और वो बहुत खुशकिस्मत थी जो बेटे जैसी नेमत उसके पास थी। ज़िंदगी में इस तरह के सहारे बहुत आसरा होते हैं। राबिया मुझे तैयार होने का कह कर उठ गई। मुझे तैयारी क्या करनी थी। चंद सादा सूट साथ लाई थी, उनमें से एक पहन लिया। फिर बाल बनाकर बाहर निकली तो रकीया बरामदे में एक छोटी सी बच्ची को लिए खड़ी थी जिसकी उम्र बामुश्किल 1 साल होगी। मुझे देखते ही मुस्कुराई और, आपने तो बहुत सादा कपड़े पहने हैं, शादी पर ऐसे कपड़े तो नहीं पहनते। ज़िंदगी जिंदा लोगों की तरह गुजारनी चाहिए और आपने तो ये भी नहीं पहने। मेरा मतलब है सादा, मैंने भी मुस्कुरा कर कहा। वो असल में भाभी तैयार हो रही थी इसलिए इसको लेकर इधर आ गई। अभी वो यहाँ आएंगी तो मैं बच्ची उनको देखकर खुद तैयार होने चली जाऊंगी। लीजिए वो देखें मेरे भाई। और उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने देखा वो 30-33 बरस का नौजवान था और उसके साथ 45 साल की एक मोटी औरत थी। ये साथ आपकी अम्मी हैं? मैंने उसके भाई को देखते हुए पूछा। अरे नहीं, वो हंस कर बोली, मेरी अम्मी तो फोत हो चुकी हैं बहुत पहले ही। ये तो मेरी भाभी हैं। भाभी? मैंने हैरानी से दोहराया। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे इस भाई की बीवी है ये? मेरा एक ही भाई है बाजी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी कुछ बड़ी है ना? कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। मेरे लहजे में तंज शामिल हो गया, हालांकि गलत बात थी। और रकीया मुझे बताने लगी, असल में ये मेरे अब्बा के दोस्त की बेटी है। पहले पढ़ाई में लगी रही कि पढ़ने का बहुत शौक़ था
तब माँ बाप ने भी कुछ ना कहा और जब उम्र ज़्यादा हो गई तो रिश्ते ना मिले। अब्बा के दोस्त ने अब्बा से बात की और अब्बा ने फ़ौरन हाँ कर दी। हमारे यहाँ दोस्त की बात नहीं टालते और असल बात तो ये है कि मर्द और औरत उम्र नहीं देखी जाती। मर्द 50 साल का होकर भी 15 साल की लड़की से शादी कर सकता है, तो कभी लड़की बड़ी हो तो फिर क्या हुआ। और तुम्हारे भाई मान गए। मैंने हैरत से इस डिसेंट नौजवान को देखते हुए कहा, जो राबिया की अम्मी से बातें करके बाहर जा रहा था, जबकि रकैया की भाभी राबिया का हाल अहवाल पूछ रही थी और रकैया बता रही थी जब रिश्ते की बात हुई तब भाई मुल्क से बाहर थे। शादी से एक दिन पहले वो आए थे, इसलिए उनको कुछ भी पता ना चला। उन्होंने पहली बार भाभी को शादी की रात देखते ही उठकर बाहर आ गए और मेहमानों की परवाह किए बगैर अब्बा पर गुस्से होते हुए कहा, ये क्या जुल्म किया आपने मेरे साथ, कुछ तो ख्याल किया होता, इसकी और मेरी उम्र का फ़र्क तो देखा होता। तब अब्बा ने प्यार से समझाया, बेटे उम्र से क्या होता है, वो मेरे दोस्त की बेटी है। जब उसने बात की तो मैं इनकार ना कर सका। अब तुम भी मेरी इज़्ज़त रखोगे। मगर भाई उसी वक्त घर छोड़कर चले गए। उन्होंने ना अब्बा की इज़्ज़त की परवाह की और ना ही मेहमानों की। फिर मैंने दिलचस्पी से पूछा। फिर बाद में अब्बा ने भाई के दोस्तों से बात की और बड़ी मुश्किल से भाई को मनाकर घर ले आए और बात खत्म हो गई। और तुम्हारे भाई ने तुम्हारी भाभी को कबूल कर लिया? मैंने हैरत से पूछा। वो तो जी करना ही था, मजबूरी थी। निकाह जो कर चुके थे, फिर अगर भाई कबूल ना करते तो वो लोग जिरगर बुला लेते। और फिर अब भाई को खुदा ने अपनी खास रहमत से नवाजा है, 2 बेटे दिए और 1 बेटी। बस जी, फिर बच्चों की वजह से कबूल तो करना ही था, लेकिन दिल से शायद उन्होंने आज तक कबूल नहीं किया। क्या मतलब? मैंने सामने खड़ी उसकी भाभी को देखते हुए कहा। एक तो वो वैसे ही अपने शौहर से 15 साल बड़ी थी, दूसरा मोटी भी कुछ ज़्यादा थी, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा उम्र की मालूम होती थी। कभी वो खूबसूरत भी रही होगी, मगर अब तो उसके चेहरे और जिस्म पर गोश्त ही गोश्त था। उसके आमद पर मेरे अलावा कुछ और लोग भी उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे और अक्सर के होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। मतलब ये कि भाई की शादी के बाद भाईजान ने काम करना छोड़ रखा है, सारा दिन जीप लेकर फारग घूमते हैं, मगर मजाल है जो कभी ज़मीनों पर ही चले जाएं। रकैया बता रही थी। तो फिर खर्चा वगैरह कैसे चलता है आप लोगों का? मैंने दिलचस्पी से पूछा। खर्चा तो खैर हमारी ज़मीनें और बागात हैं, उनकी आमदनी ही बहुत है, मगर भाई तो ज़मीनों पर भी जाना पसंद नहीं करते। आपकी भाभी को खर्चा फिर आपके अब्बू देते होंगे? नहीं, भाभी खुद नौकरी करती हैं। मैंने मज़ीद पूछना चाहती थी कि कैसी नौकरी, मगर इसी वक्त रकैया की भाभी राबिया के साथ हमारे करीब पहुंच गई। राबिया ने मेरी तरफ इशारा करते हुए मोहब्बत और खलूस बड़े लहजे में कहा, डियर भाभी, ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त आयशा हैं। और आयशा, ये मेरी फुप्पो की बहू आपकी ज़ुबान में। फिर वो हंसते हुए दूसरी तरफ चली गई। रकैया की भाभी ने मुस्कुरा कर मुझे देखा, फिर रकैया की गोद में पड़ी बच्ची को देखते हुए तहक्कुम लहजे में कहा, बच्ची न जाने कब की सोई हुई है और तुम उसको यूं ही गोद में लिए बैठी हो। जाओ घर जाकर लटा आओ। और रकैया मेरी तरफ देखते हुए खामोशी से उठ गई। तब वो मेरे करीब बैठते हुए शायद अंगीन लहजे में बोली, राबिया बता रही थी आप पढ़ाती हैं? जी, मैंने सिर्फ यही कहा। स्कूल या कॉलेज में? कॉलेज में? कौन से कॉलेज में? आजकल लाहौर कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मैंने बताया। फिर पूछा, रकैया बता रही थी आप भी जॉब करती हैं? हाँ, मैं भी पढ़ाती हूँ। वो एक खींची हुई सांस लेकर बोली, यहीं 4 में? आप पूछने की बारी मेरी थी। नहीं, पेशावर कॉलेज में पढ़ाती हूँ। पेशावर की रहने वाली हूँ ना, बस शादी यहाँ हो गई मेरी। वो फीकी हंसी के साथ बोली, इतनी दूर आप रोज़ जाती हैं? मैंने हैरत से पूछा। नहीं, पेशावर कॉलेज में पढ़ाती हूँ। वो शायद और भी कुछ कहती, मगर चंद मेहमान औरतें हमारी तरफ आकर बैठ गई तो वो चुप हो गई और मैंने भी फिर कुछ न पूछा। रकैया मेहंदी का हंगामा शुरू होने तक फिर मुझे नज़र आई थी, लेकिन जब नज़र आई तो फिर अकेली ना थी। अब उसकी गोद में 2-3 साल का लड़का था और अब वो मेरी तरफ नहीं आई थी, बल्कि दूसरी औरतों के साथ खड़ी बातें कर रही थी। ताहम उसकी नज़र जब भी मुझ पर पड़ती तो वो मुस्कुरा देती और फिर बातों में मसरूफ़ हो जाती। वो क्या बातें कर रही थी ये मालूम ना हो सका कि वो अब पश्तो में बातें कर रही थी, बल्कि वहाँ सब ही पश्तो बोल रहे थे। बच्चे
औरतें और लड़कियां वो सब अपने रवायती लिबास, लंबा घेरदार फ्रॉक और तंग पाइंचे की शलवारें पहने बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत कम ने शलवार सूट पहन रखा था। सभी तफरक़ात से बेनियाज खुशगप्पू में मसरूफ़ थे। राबिया मुझे सादा से लिबास में देखकर बहुत खफा हुई थी और उसकी भाभियाँ और दोनों माएँ भी, मगर मैंने बताया कि मेरे पास ऐसे ही सूट हैं तो राबिया की बड़ी माँ, जो उर्दू जानती थी, कहा तुम राबिया का कोई सूट पहन लो, मगर मैंने इनकार कर दिया कि शोह लिबास अब मुझे खुद भी अच्छे नहीं लगते थे। जल्द ही सब लोग लड़की के घर जाने के लिए उठ गए। राबिया ने मुझे भी आवाज़ देकर बुलाया। जब मैं और राबिया बाहर आए तो सब लोग गाड़ी में बैठ रहे थे, जबकि राबिया का देवर एक गाड़ी से टेक लगाए जाकर भाई से बातों में मसरूफ़ था। वो कल के बाद मुझे आज नज़र आया था। पते करने के साथ साथ शायद वो हमारी तरफ ध्यान भी रखे हुए था, क्योंकि मुझे देखते ही वो मुस्कुरा दिया। फिर वहीं खड़े खड़े राबिया से पश्तो में कुछ कहा और जवाबन राबिया ने उर्दू में कहा, यहाँ ले आओ, और वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गया। फिर उसको स्टार्ट करके हमारी तरफ आया तो राबिया ने मुझसे कहा, आइए हम दोनों आगे बैठेंगी, और पहले खुद बैठ गई। फिर जब दूसरी औरतें हमारे पीछे बैठ गई तो राबिया के देवर ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए मुझसे पूछा, कैसी हैं आप, कैसा लगा यहाँ का माहौल और लोग, आप एंजॉय कर रही हैं या बोर हो रही हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मैंने गो के आम से अंदाज में कहा, लेकिन लोग वाकई अच्छे थे। मुझे इतनी मोहब्बत, खलूस और एहतराम से मिलते जैसे मैं कोई अहम हस्ती हूँ। इन लोगों का मोहब्बत बड़ा एहतराम वाला ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा था। सच कह रही हैं या? वो शरारत से मुस्कुराया और राबिया ने ठीक ही कहा था कि वो बहुत शरारती है। झूठ अपनी ज़िंदगी से बहुत अरसा गुजरा मैंने निकाल दिया है। जवाब देकर मैं बाहर देखने लगी। राबिया के भाई के ससुराल वाले तरंगज़ई में रहते थे। वहाँ तो एक हंगामा सा मचा हुआ था, जो ऐसे मौक़ों पर होता है। मैंने अलग सी एक तरफ बैठ गई कि ये शोर मुझे नागवार गुजर रहा था। सारे लोग पश्तों में ही छेड़छाड़ कर रहे थे। मेरे पल्ले कुछ न पड़ रहा था, इसलिए मुझे ये शोर कुछ ज़्यादा ही बेजार कर रहा था। मैं एक तरफ बैठी आराम से देखती रही। राबिया, उसकी बहनें और रकैया न जाने कहाँ चली गई थी। हर इलाके के शादी ब्याह के कुछ अपने रस्मों व रवाज होते हैं। यहाँ भी वैसा ही था। जब लड़की के हाथ पर मेहंदी रखी गई तो उसने जल्दी से वो मेहंदी राबिया और उसकी बहनों और माओं के कपड़ों पर मल दी थी। मैंने हैरान होकर यह मंजर देखा और मुस्कुरा दी। बारात पर इससे भी ज़्यादा दिलचस्प मंजर देखने में आए, जब दूल्हा को चारपाई पर बिठाकर लड़के चारपाई उठाकर नाचने लगे। ये मंजर देखकर मुझे बेसाहता हंसी आ गई, और ये बेसाहता हंसी मुझे एक तवील अरसे बाद आई थी। फिर तो शादी के इन हंगामों में मुझे वक़्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ कि कुछ ऐसी ही दिलचस्प रस्में थी उनकी। मुझे हंसता मुस्कुराता देखकर राबिया खुश थी और कहती, इसलिए आपको साथ लाई थी कि माहौल बदलने से मूड भी बदलता है। हाँ, मूड बदलता है, लेकिन दिल का मौसम नहीं। मैंने सिर्फ दिल में सोचा, मुँह से कुछ न कहा था। ताहम ये 2 दिन वाकई मैंने बहुत खुशी खुशी गुजारे थे। वलीमे से अगले दिन जब राबिया की बहनें और भाभियाँ और मोहल्ले की चंद और लड़कियाँ मिलकर घर की सफाई वगैरह में मसरूफ़ थी, तब मैंने राबिया की अम्मी से कहा, आंटी मुझे भी कोई काम बता दीजिए, वो सब मसरूफ़ हैं और मैं बेकार बैठी हूँ। बड़ा अजीब सा लगता है मुझे यूँ बैठना। ना बेटी ना, आप तो मेहमान हो, आपसे काम कैसे ले सकते हैं। आप बैठो, आराम करो। उनकी बात सुनकर मैं अपने कमरे में आ गई। जब सफाई वगैरह हो गई तो मैं फिर बाहर आ गई। सामने ही बरामदे में रकैया बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। मुझे देखकर मुस्कुराई तो मैंने कहा, आप तो नज़र ही नहीं आई रकैया आपा, हालांकि आज आपके करने के यहाँ बहुत ज़्यादा काम थे। काम से मैं कब डरती हूँ। आज अगर आ नहीं सकी तो सिर्फ बच्चों की वजह से। बावज आज दोनों दूसरे बच्चे भी घर पर ही छोड़ गई थी, इसलिए मैं उनका हाथ बटाने ना आ सकी। रकैया ने बच्ची को प्यार करते हुए कहा, क्यों, क्या पहले बच्चों को साथ लेकर कॉलेज जाती थी? मैंने हैरत से पूछा। नहीं जी, वहाँ पेशावर में उनके बाप का घर है, 1-2 मुलाजमें भी वहाँ हैं, वही बच्चे संभालती हैं। लेकिन रात भाई से किसी बात पर नाराज़ होकर बच्चों को छोड़ गई, इसलिए मैं इधर ना आ सकी। अच्छा, तो लड़ कर गई ही हैं, वापस नहीं आएगी अब वो? आएगी तो ज़रूर, कि ये झगड़े तो अब रोज़ होते हैं। क्यों, अब जब 3 बच्चे भी हो चुके हैं तो झगड़ा क्या? वैसे तो हमारे यहाँ मर्द दूसरी ओर शादी बगैर इजाज़त के ही करते हैं, मगर भाभी क्योंकि पढ़ी लिखी हैं,
इसलिए इजाज़त की ज़रूरत पड़ गई, जो बावज देती नहीं है। वो कहती हैं अगर दूसरी शादी करना थी तो मुझे पहले रोज़ ही आज़ाद कर देते, अब ये नामुमकिन है। जबकि भाई कहते हैं अभी तो शराफत से इजाज़त मांग रहा हूँ, अगर तुमने ज़िद ना छोड़ी तो मैं एक की बजाय 2 शादियाँ और करूँगा। इसलिए तो कहते हैं उल्लाह से पूछ कर शादी करनी चाहिए। मैंने फ़ौरन कहा वो तो ठीक है, पर भाई कुछ गलत तो नहीं कहते। 4 शादियों की इजाज़त उनको मज़हब भी देता है। और भी भाभी अच्छी तरह जानती थी कि उनका होने वाला शौहर उनसे 15 साल छोटा है, तब वो खुद इनकार कर देती। पढ़ी लिखी थी, ना कि हमारी तरह जाहिल तो नहीं थी। आपने पढ़ा नहीं, हालांकि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। बस थोड़ा बहुत पढ़ा है, बाकी उर्दू तो भाभी की वजह से अच्छी हो गई। भाभी उर्दू की मिस है ना, पेशावर कॉलेज में उर्दू पढ़ाती हैं। वो घर में भी ज़्यादातर उर्दू बोलती हैं। लेकिन आपने पढ़ा क्यों नहीं? पढ़ती कैसे? 8 साल की थी जब माँ मर गई। एक ही भाई था जो मुझसे बहुत साल छोटा था, उसको संभालती रही। फिर ज़रा बड़ी हुई तो अपनी शादी हो गई, तो पढ़ती कैसे? अब यही देखें, मेरे शोहर की पहले ही एक बीवी मौजूद थी, मगर फिर भी मेरे बाप ने रिश्ता दे दिया कि मर्द तो मर्द है। जब मज़हब उनको इजाज़त देता है तो हम औरतें रोकने वाली कौन होती हैं? ये तो ज़्यादती है। आप खुद ही 4 की बातें करें। आपने खुद ही जब ये समझ लिया कि मर्द 4 शादियां कर सकता है, तो फिर मर्द को क्या ज़रूरत पड़ी आपके बारे में सोचने की? है तो सही, पर बाजी यहाँ समझता कौन है? और फिर कोई दूसरी शादी को बुरा भी नहीं समझता। मेरे शोहर बहुत दौलतमंद थे। पहली बीवी ज़रा बीमार हुई तो झट मेरे लिए रिश्ता भेज दिया और मेरे बाप ने फ़ौरन मंजूर कर लिया। हालांकि वो उम्र में मुझसे 30 साल बड़ा था। बीवी भी पहले से थी। दरअसल यहाँ दूसरी तीसरी शादी आम सी बात है। तुम्हारे साथ उनका सलूक अच्छा था क्योंकि तुम दूसरी बीवी थी ना? मैंने पूछा कि अमूमन मर्द दूसरी बीवी के ज़्यादा नहरे उठाते हैं। क्या पहली क्या दूसरी, उनका सलूक तो सबके साथ एक सा ही होता था। मेरे साथ जो सलूक था वही दूसरी के साथ था, बस वो ज़रा बीमार थी। बच्चे भी थे उसके यहाँ। मुझे उसकी कहानी से दिलचस्पी पैदा हो गई थी, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, बस एक बेटा था। मेरी शादी के थोड़ा अरसे बाद ही वो मर गया था। तब मुझे बहुत दुख हुआ था। दुख? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम्हारा रास्ता साफ हुआ। अब तुम अकेली मालकन थी। मैंने कहा तो रकेया कानों को हाथ लगाते हुए बोली, ना जी, मुझे तो दुख हुआ था कि उस बड़े से घर में एक वही तो थी मेरे दुख दर्द के साथी। क्योंकि मुझे तो खुदा ने अभी तक औलाद भी ना दी थी, जबकि उसका बेटा पेशावर में पढ़ता था। फिर शादी के कोई 8-10 साल बाद खुदा ने मुझे भी बेटा दे दिया, लेकिन अभी वो 12 साल का था कि उसका बाप मर गया और उसके पहले बेटे ने, जो अब बड़ा हो चुका था, फ़ौरन वापस आकर सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और हमें घर से निकाल दिया। तुम्हें कुछ नहीं मिला? दिया भी कुछ नहीं उसके बेटे ने? मैंने पूछा और रकेया बोली, नहीं जी, कहता है एक पैसा नहीं दूंगा। हालांकि हमारे यहाँ दूसरी शादी के वक़्त लड़के को अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद अपनी बीवी के नाम करना होती है। मेरे शौहर ने भी आधी जायदाद निकाहनामे में मेरे नाम की थी, पर कोई बात मानता ही नहीं। रकेया ने दुखी लहजे में कहा, तुम अदालत में जाकर अपना हिस्सा वसूल कर सकती हो। यह तो कोई भी खास मसला नहीं। मैंने मशवरा दिया। हमारे यहाँ की औरतें अदालतों में नहीं जाती, जिरगा बुलाकर फैसले कर लिए जाते हैं। अदालतों में तो आप शहरों के लोग जाते हैं। रकेया ने अपनी मजबूरी बताई, तो तुम भी जिरगा बुला लो, आहर जायदाद पर तुम्हारा भी हक है। मैं नहीं बुला सकती, ना कोई मेरा वारस ना वली। ऐसे करे तो कौन? बाप चंद माह पहले मर गया और भाई कहता है मुझे तुम्हारी वजह से दुश्मनियाँ नहीं लेनी। असल में पहले तो छोटी बातों पर लोग एक दूसरे को जान से मार दिया करते थे। अब तालीम की वजह से समझदार हो गए हैं, इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर अब नहीं होती। और फिर किसी के लिए कौन दुश्मनी लेता है? खैर, मैं ये सब कुछ भूल जाती, मगर वो चुप होकर आंसू साफ करने लगी। तो मैंने पूछा, मगर क्या? बाजी, दुख वालों के दुख कभी ख़त्म नहीं होते। एक दुख मिल जाए तो ये दुख सारी ज़िंदगी बंदे को घेरे रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते।